दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड की जो दहशत करीब 5 दशकों तक इस शहर को अपने आगोश में समेटे हुई थी, वह अब लगभग पूरी तरह से शांत हो चुका है। वैसे तो इसके पीछे कई वजहों को गिनाया जा सकता है, लेकिन मुंबई पुलिस की सख्ती उनमें से हमेशा एक रहेगी। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलनी चाहिए कि मुंबई में अगर अंडरवर्ल्ड दाखिल हुआ भी तो इसके पीछे मुंबई पुलिस ही थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पहले तो अंडरवर्ल्ड और फिर इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातों को बताने वाले हैं। साथ में हम यह भी देखेंगे कि कैसे एक समय में इस शहर के साये की तरह साथ रहने वाला अंडरवर्ल्ड अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। क्यों, कैसे और किस तरह से खत्म हुआ, ये सब कुछ आइए आपको बताते हैं आपको आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि आखिर अंडरवर्ल्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपने देश में मुंबई अंडरवर्ल्ड कहा गया और अब तो दिल्ली अंडरवर्ल्ड और यूपी अंडरवर्ल्ड के साथ हरियाणा अंडरवर्ल्ड का नाम भी लिया जाने लगा है। लेकिन आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है और अपराध की दुनिया में क्यों इस नाम का इतना ज्यादा महत्व होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम यह बता दें कि अगर कोई अपराध किसी शहर में हो रहा हो और उसका कनेक्शन अगर किसी दूसरे शहर में निकले तो इसका मतलब यह हुआ कि अपराधी का कनेक्शन शहर के बाहर भी है। लेकिन जब यही बात एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है तब जाकर अंडरवर्ल्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई के केस में यहाँ के अपराधियों के लिए मुंबई के अलावा जो सबसे अहम शहर था वो था दुबई, क्योंकि इस शहर में अपराध की शुरुआत स्मगलिंग से हुई थी जो कि दुबई से होता था। ऐसे ही आगे चलकर ड्रग्स और हथियार भी स्मगल हुए जो कराची से हुआ। इस तरह देखते ही देखते मुंबई शहर का कनेक्शन दुबई और कराची से भी हो गया, जिसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड शब्द अस्तित्व में आया और तब से लेकर आज तक यह चर्चा में बना हुआ है। मुंबई में स्मगलिंग की शुरुआत उस समय हुई थी जब यह शहर बॉम्बे हुआ करता था। यहाँ पर एक ही गैंग के 2 मेंबर्स थे, हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल। ये दोनों एक साथ स्मगलिंग का धंधा करते। यूसुफ पटेल उन दिनों दुबई से जितने वजन की गोल्ड की ईंटें मुंबई मंगवाता, उससे कई गुना वजन की और अच्छी क्वालिटी वाली सिल्वर की ईंटें हाजी मस्तान के जरिए अवैध रूप से दुबई भिजवाता। लेकिन एक बार कम वजन और नकली सिल्वर की वजह से दुबई भेजी गई ईंटें रिजेक्ट कर दी गई। इस वजह से पेमेंट भी रुक गई। यूसुफ पटेल ने इसे अपना अपमान समझा और हाजी मस्तान को खरी खोटी सुना दी। यूसुफ पटेल ने हाजी मस्तान से कहा, तुम एक धोखेबाज इंसान हो और तुमने मेरे साथ छल किया है। इस घटना के बाद हाजी मस्तान को यह बात बुरी लग गई और उसने कुछ लोगों को यूसुफ पटेल की सुपारी दे दी, जिसके बाद 23 नवंबर 1969 को हाजी मस्तान के शूटरों ने यूसुफ पटेल को घेरा और गोलियां चला दी। लेकिन यूसुफ पटेल के बॉडीगार्ड ने अपने बॉस को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसकी तो मौत हो गई, लेकिन यूसुफ पटेल बच गया। यह मुंबई में हुआ पहला शूट आउट था जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के शूट आउट के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद दाऊद इब्राहिम का दौर शुरू होता है। साल 1975 में इमरजेंसी लगा। इस दौरान हाजी मस्तान जेल चला गया और दाऊद मैदान मारने के चक्कर में लग गया। उन दिनों हाजी मस्तान और करीम लाला एक ही साथ काम करता था, लेकिन करीम लाला को दाऊद की हाजी मस्तान से करीबी पसंद नहीं आ रही थी। साल 1977 में करीम लाला ने अपने भतीजे समद खान और पठान गैंग के अमीर जादा और आलमजेब के जरिए दाऊद इब्राहिम को कंट्रोल करने और उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। जनवरी 1981 में आलमजेब और अमीर जादा ने दाऊद के भाई शब्बीर की प्रभा देवी पेट्रोल पंप के पास हत्या करवा दी। इसके 1.5 सालों के बाद 4 अक्टूबर 1982 को दाऊद गैंग ने समद खान को ग्रांट रोड की एक बिल्डिंग की लिफ्ट के बाहर 32 राउंड गोलियों से भून दिया। इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने फिर बड़ा राजन के साथी डेविड परदेसी के जरिए 6 सितंबर 1983 को मुंबई के सेशन कोर्ट के अंदर अमीर जादा का कत्ल करवा दिया। बदले में अमीर जादा के भाई आलमजेब ने चंद्रकांत सफालिया नामक शार्प शूटर के जरिए मुंबई की अदालत में बड़ा राजन की हत्या करवा दी। बड़ा राजन की सुपारी देने वाले आलमजेब को बाद में पेशी के दौरान दाऊद गैंग द्वारा ही कोर्ट परिसर में भून दिया गया। इसके बाद दाऊद खुद दुबई भाग गया। उसके गैंग से जुड़े अन्य लोग भी दुबई चले गए, लेकिन मुंबई में गैंग वॉर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। साल 1993 के मुंबई ब्लास्ट से पहले और बाद में यह चरम पर पहुंच चुका था।
दाऊद इब्राहिम के दुबई भागने के बाद अब अरुण गवली का चैप्टर शुरू होता है। आगे चलकर अरुण गवली के साथ ही रामा नाइक का एनकाउंटर हो गया। उसी दौरान अरुण गवली के भाई पप्पा गवली को भी दाऊद के लोगों ने मार दिया। बदले में दाऊद के बहनोई इब्राहिम कास्कर को गवली के लोगों ने मार दिया और फिर जे हॉस्पिटल शूट आउट को अंजाम दिया गया। फिर इसके बाद लोखंडवाला का एक चर्चित एनकाउंटर हुआ जिसमें माया डोलस सहित उसके साथी भी मारे गए। इसके बाद साल 2000 में बैंकॉक में दाऊद इब्राहिम गैंग द्वारा अपने शार्प शूटर मुन्ना झिंगड़ा के जरिए छोटा राजन पर गोलियां चलवाई गई। बदले में उस पूरी साजिश में शामिल शरद शेट्टी का दुबई के एक होटल में राजन गैंग द्वारा मार दिया गया। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड की कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसे रोक पाना मुंबई पुलिस के हाथ में नहीं था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में मुंबई पुलिस के कई ऑफिसर भी दाऊद के पेरोल पर ही काम कर रहे थे। मुंबई में बीते 4-5 दशकों में इतनी सारी वारदात हुई कि देश की सभी एजेंसियां भी मानती है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड जैसा गैंग वॉर कहीं और नहीं हुआ है। लेकिन अब मुंबई में गैंग वॉर पूरी तरह से कंट्रोल में है, जबकि दिल्ली में यह अब भी फल फूल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मुंबई पुलिस ने इन गैंग वॉर्स को कंट्रोल किया। यह सब शुरू हुआ था गोपीनाथ मुंडे साहब से। जब मुंडे साहब साल 1980 में जीतकर पहली बार मुंबई पहुंचे तब अंडरवर्ल्ड यहां पर अपना पैर जमा चुका था, लेकिन इसमें मुंडे साहब कुछ खास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास वह पावर नहीं था। इसके बाद जब साल 1991 में वह लीडर ऑफ अपोजिशन बने तब उन्होंने जोर शोर से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। इसके बाद साल 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और शरद पवार वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस घटना के 2 सालों के बाद फिर से चुनाव हुआ और साल 1995 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली शिवसेना के मनोहर जोशी को और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे को। लेकिन यहां पर एक और प्लस पॉइंट हो गया जब मुंडे साहब को गृह मंत्रालय भी मिल गया, यानी कि अब इस शहर के साथ साथ राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी गोपीनाथ मुंडे साहब की थी। साल 1980 से देख रहे सपने को 15 सालों के बाद अब सच करने का समय आ गया था। वो सपना जिससे यह शहर हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त से दूर होने वाला था। इस समय मुंबई में डी कंपनी, राजन गैंग, गवली गैंग और नाइक जैसा गैंग पूरी तरह से एक्टिव था। इनको खत्म करने के लिए अब मुंबई पुलिस का जलवा शुरू हो चुका था। साल 1995 में मुंबई में 7 एनकाउंटर हुए, लेकिन ये महज अभी एक ट्रेलर मात्र था। अभी तो असली पिक्चर बाकी थी और यह पिक्चर शुरू हुई साल 1996 से। इस साल मुंबई में कुल 59 एनकाउंटर हुए। फिर यही आंकड़ा साल 1997 में 70 पर पहुंच गया। एक साल में 70 एनकाउंटर से मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर टूट चुकी थी। इस एनकाउंटर में सभी गैंग्स के गुर्गे मारे गए थे। जिसके ऊपर भी शक की सुई जाती वह मारा जाता था। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के सिंडिकेट को खत्म करने के लिए उसी दौरान महाराष्ट्र सरकार मकोका कानून लेकर आई। मकोका में जमानत बहुत मुश्किल से मिलता है। मकोका का प्रयोग मुंबई में इतना सफल रहा कि बाद में दिल्ली, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों ने भी इस पर अमल किया, लेकिन मुंबई जैसी सख्ती के साथ नहीं। बाद के दिनों में मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया। कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स की टीम बनाई गई और तगड़ा खुफिया नेटवर्क तैयार किया गया। गैंगस्टर और पुलिस के नेक्सस को तोड़ा गया और अंडरवर्ल्ड से लिंक वाले पुलिस अधिकारियों पर एक्शन भी लिया गया। इसके बाद हर डॉन की पैसे और शूटर्स की सप्लाई को ब्लॉक किया गया और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से विदेशों में भी कार्रवाई की गई और गैंग लीडर्स को पकड़कर वापस भारत डिपोर्ट करवाया गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड के 5 दशकों के खौफ को खत्म करने में पुलिस और एजेंसियों को 1 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया और अभी तक यह काम जारी है। लेकिन इस दौरान अब यह देखने को मिल रहा है कि शहर में गैंग वॉर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और शायद मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी। गाहे बगाहे अभी भी कुछ कनेक्शंस सामने आते रहते हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाता है। यह शहर अभी शांत है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि
ये नया भारत है जहां पर देश विरोधी गतिविधि को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो यही थी इस पूरे मामले की कहानी। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।